राजकुमारी शिवांगी सारी किताबों को एक एक करके पढ़ने लगी। यह पहली बार था जब वह इस तरह की कहानियां पढ़ रही थीं। अब तक उन्होंने हमेशा इतिहास, युद्ध शास्त्र, भौगोलिक रचनाएं, अपने राज्य का इतिहास, आध्यात्मिक शक्तियां और स्वर्ग की शक्तियों से जुड़ी किताबें ही पढ़ी थीं। उनकी दुनिया हमेशा नियमों, ज्ञान, अभ्यास और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। लेकिन जब उन्होंने ये कहानियां पढ़ीं तो उन्हें यह बेहद पसंद आईं। उनके लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। इन कहानियों में भावनाएं थीं, दोस्ती थी, प्रेम था, त्याग था, हंसी थी और ऐसे अनेक अनुभव थे जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था लेकिन कभी महसूस नहीं किया था। कई बार तो वह किसी कहानी को पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा देती, तो कभी किसी पात्र की कठिनाइयों को पढ़कर कुछ देर के लिए गंभीर हो जाती। धीरे धीरे इन किताबों ने उनके खालीपन को भरना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने नीला से कहकर और भी किताबें मंगवाईं। इस दौरान उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। अब नीला केवल एक दासी नहीं रह गई थी, वह शिवांगी की पहली सच्ची मित्र बन चुकी थी। वह दोनों घंटों बैठकर किताबों की बातें करती, उनके पात्रों पर चर्चा करती और अलग अलग कहानियों के बारे में अपने विचार साझा करती। अब शिवांगी महल में रहने वाले सभी लोगों से अच्छे से व्यवहार करने लगी। पहले तो सभी उनसे बात करने या उनके सामने जाने से संकोच करते थे, लेकिन शिवांगी के प्रयासों ने धीरे धीरे उनके दिलों में जगह बना ली। लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि राजकुमारी सचमुच बदल रही हैं। वह अब पहले जैसी कठोर नहीं रहीं। अब महल में मौजूद सभी लोग उनसे स्नेहपूर्वक बात करने लगे और उन्हें खुश करने के नए नए तरीके खोजने लगे। कोई उन्हें शहर की मजेदार घटनाएं सुनाता, तो कोई अपने गांव की कहानियां, कोई उन्हें त्योहारों के बारे में बताता, तो कोई अपने बचपन की शरारतों के बारे में। शिवांगी भी सबके साथ घुल मिल गईं। वह उनसे कहानियों, शहर के किस्सों और बाहरी दुनिया के बारे में पूछती और सभी बड़े उत्साह से उन्हें हर बात विस्तार से समझाते। उनके लिए महल के बाहर की दुनिया किसी अनजानी पुस्तक की तरह थी, जिसका हर पन्ना एक नया रहस्य समेटे हुए था। यह सब सुनकर शिवांगी की इच्छा इन सभी चीजों को और जानने और महल के बाहर जाने की बढ़ने लगी। कई बार वह खिड़की के पास खड़ी होकर दूर शहर की दिशा में देखती और सोचती कि आखिर वह दुनिया कैसी होगी, जहां आम लोग रहते हैं, हंसते हैं, उत्सव मनाते हैं और अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। इस तरह 2 महीने से भी अधिक समय बीत गया। समय का पता ही नहीं चला। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे और शिवांगी का जीवन भी पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद होने लगा। इस दौरान शिवांगी ने एक बार भी महाराज से मिलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उनसे बात करने या उनके सामने जाने की जरूरत ही नहीं समझी। वह हमेशा महल में ही रहती और जब भी समय मिलता अपनी माँ की समाधि के पास जाकर बैठती। वहां का वातावरण उन्हें सुकून देता था। चारों ओर फैली शांति, हवा की हल्की सरसराहट और उनकी माँ की यादें उन्हें एक अजीब सा सुकून देती थीं। वहां वह अपने दिल की सारी बातें शांत मन से खुद से किया करती। कई बार तो वह वहीं सो भी जाती। नीला उन्हें उठाकर महल वापस ले आती। इसी तरह उनका समय बीतता गया। अब वह बहुत खुश रहने लगी थीं। बहुत कुछ नया देखने, सुनने और जानने को मिल रहा था। यह एहसास उन्हें बेहद अच्छा लग रहा था। दूसरी ओर महाराज की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बाहरी रूप से वह पहले की तरह ही शांत और गंभीर दिखाई देते थे। राजकाज के सभी कार्य इस समय पर करते, मंत्रियों से चर्चा करते, न्याय सभा में उपस्थित होते और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेते। लेकिन उनके मन के भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। वह किसी से कुछ नहीं कहते, पर हर रात उन्हें वही भयानक सपना आता, एक लड़की का सिर काटा जा रहा है और वह बार बार उन्हें पिताजी कहकर पुकार रही है। उसकी दर्द से भरी चीखें उनके कानों में गूंजती रहती। उसकी आंखों में भरा भय और निराशा उन्हें बेचैन कर देती। हर बार सपना वहीं समाप्त होता और महाराज अचानक घबरा कर नींद से जाग जाते। उनकी सांसें तेज चलने लगती। कई बार तो उनके कपड़े पसीने से भीग जाते। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि वह लड़की कौन थी यह उन्हें कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। फिर भी न जाने क्यों उस आवाज को सुनकर उनके दिल में
असहनीय पीड़ा उठती थी। इसके ऊपर राजकुमारी 2 महीने से एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई थी। हर रोज वह उसका इंतजार करते, पर हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती। पहले वह स्वयं भी यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्हें शिवांगी के आने की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब जब वह लगातार नहीं आ रही थी तो उस कमी का एहसास उन्हें हर दिन होने लगा था। कई बार उनकी नजर अनायास ही दरवाजे की ओर चली जाती। उन्हें लगता कि शायद अभी शिवांगी अंदर आएगी, लेकिन दरवाजा खुलता और कोई सेवक या मंत्री अंदर आ जाता। हर बार उनके मन में उठी उम्मीद टूट जाती। एक दिन महाराज को किसी काम से दूसरे राज्य जाना था। महल में सभी उनके जाने की तैयारियों में व्यस्त थे। सैनिक व्यवस्था देख रहे थे, सेवक आवश्यक सामान रथों में रख रहे थे, मंत्री यात्रा से जुड़े अंतिम निर्देश दे रहे थे। पूरा महल गतिविधियों से भरा हुआ था। सुबह महाराज पूरी तरह तैयार होकर रवाना होने वाले थे। जैसे ही वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे, उनकी नजर बार बार आसपास किसी को ढूंढ रही थी। वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वह किसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका मन किसी परिचित चेहरे को खोज रहा था। यादव जी ने यह देख लिया। वर्षों से महाराज के साथ रहने के कारण वह उनके भावों को आसानी से समझ लेते थे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि महाराज किसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर कहा, महाराज, आज राजकुमारी आपको विदा करने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि वह थोड़ी व्यस्त हैं। यह सुनकर महाराज को अजीब सा दुख हुआ। एक क्षण के लिए उनके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। पर उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि यह दुख क्यों हो रहा था। उन्होंने एक बार वहां देखा जहां हर बार राजकुमारी उन्हें विदा करने के लिए खड़ी रहती थी। वह स्थान आज खाली था और वही खालीपन उनके दिल में भी उतर गया। पहले जब भी महाराज बाहर जाते थे, शिवांगी वहां खड़ी रहती थी। वह पूरे मन से उन्हें विदा करती, उनकी यात्रा की सफलता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। जब तक उनका रथ महल के मुख्य द्वार से बाहर न चला जाए, वह वहीं खड़ी रहती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। न कोई विदाई थी, न कोई मुस्कान, न कोई सुरक्षित लौटिए। पिताजी सिर्फ खामोशी थी। महाराज के दिमाग में बार बार राजकुमारी की कही बातें और उनका बदला हुआ व्यवहार घूमने लगा। उन्हें वह दिन याद आने लगा जब शिवांगी ने उन्हें पिताजी की जगह महाराज कहा था। वह औपचारिक स्वर, वह दूरी, वह ठंडापन, सब कुछ जैसे फिर से उनके सामने जीवित हो उठा। यह सब सोचकर वह और भी निराश हो गए। फिर उन्होंने चुपचाप अपने रथ में बैठकर प्रस्थान किया। रथ धीरे धीरे महल के द्वार से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण छोड़कर जा रहे हों। यादव जी की चिंता, महाराज की बेचैनी यादव जी समझ रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दूरी के लिए महाराज खुद जिम्मेदार थे। उन्होंने वर्षों तक राजकुमारी के भावनात्मक अकेलेपन को अनदेखा किया था, और अब उसी दूरी का परिणाम उनके सामने खड़ा था। राजकुमारी और उनके बीच का यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, और शायद अब उसे पाटना पहले जितना आसान नहीं था। उसी समय राजकुमारी अपनी मां की समाधि के पास बैठी थीं। चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को छूती हुई गुजर रही थी, और सूखे पत्तों की सरसराहट उस शांत वातावरण को और भी गंभीर बना रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर समाधि पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं उस स्थान को अपने स्नेह से ढक रही हो। शिवांगी वहीं बैठी थी, गहरी सोच में डूबी हुई। उनकी आंखें समाधि पर टिकी थीं, लेकिन उनका मन अतीत की अनगिनत यादों में भटक रहा था। कुछ देर तक वह चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, माँ, आपको पता है, जब भी महाराज बाहर जाते थे, हम तैयार होकर गेट के पास जाते थे, उन्हें विदा कहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वर्षों का दबा हुआ दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। उन्होंने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान अगले ही पल फीकी पड़ गई। फिर वह बोली, लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहते थे, बस हमें वापस जाने के लिए कह देते थे और चले जाते थे। यह कहते हुए उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उनके सामने जैसे पुराने दृश्य जीवित हो उठे।
वह छोटी सी शिवांगी जो हर बार घंटों पहले तैयार हो जाती थी, जो पूरे उत्साह से अपने पिता को विदा करने जाती थी, जो बस उनके एक प्यार भरे शब्द का इंतजार करती थी, लेकिन हर बार उसे केवल चुप्पी ही मिली। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इसलिए हमने तय कर लिया है, अब हम उनसे जितना हो सके उतना दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन उस दृढ़ता के पीछे छिपा दर्द भी साफ महसूस हो रहा था। उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। जल्द ही उनकी मुलाकात उनकी प्यारी बेटी प्रिया से होगी और वह हमें पूरी तरह भूल जाएंगे, जैसे पहले भूल गए थे। यह कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उनके दिल में जमा हुआ दर्द अब शब्दों के रूप में बाहर आने लगा था। लेकिन हम यह सब फिर से नहीं देख सकते, इसलिए हमें यहाँ से जल्द कहीं और जाना होगा। उनकी मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं, मानो वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। यह कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठी रहीं। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। जब से शिवांगी का पुनर्जन्म हुआ था, वह अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, परंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ना कोई सुराग मिला, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी माँ के बारे में विस्तार से बता सके। इसलिए वह निराश थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनके भीतर अब भी उम्मीद बाकी थी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उन्हें अपनी माँ से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। जल्द ही राजकुमारी का जन्मदिन आने वाला था और प्रिया महल में दाखिल होगी और महाराज से मिलेगी। यह विचार आते ही शिवांगी की आंखों में एक अलग चमक उभर आई। उन्हें अपने पिछले जीवन की हर घटना याद थी। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है और इस बार वह तैयार रहना चाहती थीं। यह सोचकर राजकुमारी शिवांगी अब एक नई योजना बनाने लगी। अगर उन्हें अपना बदला लेना है तो उन्हें पहले खुद को बहुत ताकतवर बनाना होगा, इतना ताकतवर कि भविष्य में कोई उन्हें कमजोर समझने की गलती न कर सके। उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को उच्च स्तर तक ले जाना होगा। उन्हें पहले से कहीं अधिक मेहनत करनी होगी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनकी उम्र के अन्य बच्चों से कहीं अधिक थी। इसके दो कारण थे, उनका राजकुमारी होना और उनकी कड़ी मेहनत। लेकिन शिवांगी जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं था। आने वाला समय उनसे और अधिक शक्ति, धैर्य और बुद्धिमत्ता की मांग करने वाला था। राजकुमारी यह सब सोच ही रही थी कि तभी नीला दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं, मानो वह कोई बहुत बड़ी खबर लेकर आई हो। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो नीला? क्या हुआ? नीला ने उत्साहित होकर कहा, आज उत्सव का आखिरी दिन है ना, और आज शहर में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह बिना रुके बोलती चली गई। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, नाचते गाते हैं, खुश रहते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। क्योंकि यह उत्सव साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए प्रजा इसे बहुत धूमधाम से मनाती है। नीला की बातें सुनकर राजकुमारी उत्साहित हो गईं। उनके मन में तुरंत जिज्ञासा जाग उठी। वह और जानने के लिए बेचैन हो उठी। जितना नीला उत्सव के बारे में बताती जा रही थी, उतना ही राजकुमारी को यह सब अनोखा लगने लगा। उन्होंने पहले भी इस उत्सव के बारे में सुना था, पर कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई, अभ्यास और महाराज की स्वीकृति पाने में लगा रहता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उन्हें वहां जाने और इसे खुद देखने की इच्छा होने लगी। उनके मन में शहर की रंग बिरंगी गलियां, उत्सव की भीड़, लोगों की हंसी और उत्साह की तस्वीरें बनने लगीं। इसलिए राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें वहां लेकर जाओगी? और इसी प्रश्न के साथ उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन क्या महाराज और शिवांगी के बीच की यह बढ़ती दूरी उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी, या तकदीर उनके रिश्ते को फिर से मोड़ देगी? क्यों शिवांगी को अब यह एहसास हो रहा था
कि उसे महल से दूर जाना होगा। क्या यह सिर्फ दर्द से बचने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? आखिर कैसे यह उत्सव राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था? क्या यह सिर्फ एक साधारण जश्न था या किसी अनजाने खेल की शुरुआत? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।